कल्पना कीजिए कि एक शख्स न केवल पूरे साम्राज्य को टक्कर दे रहा है बल्कि उस पर भारी पड़ रहा है। वो साम्राज्य भी कोई ऐसा वैसा नहीं, अपने समय में संभवतः दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य। जीजाबाई भोसले शाहजी राजे भोसले के बेटे शिवाजी राजे भोसले ने मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट औरंगजेब के खिलाफ उस समय जबरदस्त मुहिम छेड़ी जब वो अपनी वैभव की पराकाष्ठा पर था। शिवाजी महाराज ने वास्तव में उस समय ये मुहिम को छेड़ा, इस आंदोलन को हवा दिया जो मुगल साम्राज्य के पतन और बर्बादी का बीज बो दिया। उस समय शिवाजी महाराज ने अपना एक अलग राज्य स्थापित किया और अपने आप को छत्रपति घोषित किया। पश्चिम में उस समय तीन मुस्लिम सल्तनत हुआ करती थी और तीनों आपस में लड़ती रहती थी। इधर मुगलों का दबाव उनके ऊपर पड़ रहा था कि वो उनके साथ शामिल हो जाएं और इसी दौरान शिवाजी महाराज की एंट्री होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिवाजी महाराज से जुड़ी हुई दिलचस्प बातें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बात है 1630 में, जब शिवाजी का जन्म हुआ तो भारत में पश्चिमी भाग में 3 इस्लामिक सल्तनतें थी। अहमदनगर की निजामी शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही। ये तीनों तो आपस में लड़ते ही रहते थे। उत्तर में मुगल इन सल्तनतों को अपने राज में शामिल करने के लिए लगातार इन पर दबाव डालते रहते थे ताकि उनका वर्चस्व दक्षिण में भी बरकरार हो जाए। अपनी किशोर अवस्था में ही बीजापुर के 4 पहाड़ियों जो पहाड़ी किले हैं उन पर कब्जा करके शिवाजी ने विद्रोह की शुरुआत की थी। उस जमाने में औरंगजेब की जो प्रसिद्धि थी वो शिखर पर थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके खिलाफ कोई आवाज उठा सकता है। उस समय के मशहूर इतिहासकार रॉबर्ट ओरमे ने लिखा है कि सार्वजनिक रूप से औरंगजेब ने शिवाजी के लिए हर तरह के अशब्दों का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उन्हें पहाड़ी चूहा तक कहा। लेकिन साथ ही उसने उभरते हुए विद्रोह को कुचलने के लिए अपने साम्राज्य की पूरी ताकत भी लगा दी। वैभव पुरदरे शिवाजी की जीवनी शिवाजी इंडियाज गेट वॉरियर में किंग में लिखते हैं। सैनिक नेता के रूप में शिवाजी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि जिस तरह वो साहसी और लगभग असंभव हमलों की योजना बना सकते थे, उसी तरह जरूरत पड़ने पर पीछे हटने के भी उन्हें कोई परहेज नहीं होता था। शिवाजी की प्रतिद्वंदियों को जो चीज सबसे अधिक हैरत में डालती थी वो थी उनके साथियों और अनुयायियों की उनके प्रति निष्ठा। उनके सबसे नजदीकी सहयोगी बाजी प्रभु देश पांडे ने सन 1660 में सिर्फ 300 सैनिकों के साथ बीजापुर के एक बड़े बाड़े में हमला का सामना किया ताकि शिवाजी वहां से एक सुरक्षित स्थान तक पहुंच सके। इस मुकाबले में बाजी प्रभु को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और वो मराठा इतिहास में एक किंवदंती बन गए थे। शिवाजी की सेना में 10,000 घुड़सवार थे। बीजापुर दरबार के एक बड़े सिपाही सलाहकार अफजल खां के साथ शिवाजी की एक कड़वी यादें जुड़ी हुई थी। वो साल था 1648 में। उनके पिता शाहजी को बेड़ियों में जकड़ करके बीजापुर ले गया था और 1654 में उनके बड़े भाई संभाजी की मौत भी उसी के हाथों हुई थी। जादूनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, अफजल खां बीजापुर के दरबार में डींग हाँक रहा था। शिवाजी कौन है? मैं उसके यहाँ जंजीरों में उसे यहाँ बांध करके लाऊंगा और उसके लिए मुझे अपने घोड़े से उतरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों के बीच कई संदेशों का आदान प्रदान हुआ और ये तय हुआ कि 10 नवंबर 1659 को दोनों की मुलाकात होगी। अफजल खां एक पलके में अपने 2-3 सैनिकों के साथ आएगा। उसके अपने हथियार लाने की उसे इजाजत होगी। शिवाजी को भी अपने साथ उतने ही सैनिक लाने दिए जाएंगे। मुलाकात से कुछ ही दिन पहले शिवाजी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो भेंट स्थल के पास जंगलों में चुपचाप घुस जाएं और सावधान की मुद्रा में रहें। शिवाजी ने उनसे ये कहा कि अगर अफजल खां से
उनकी बातचीत असफल हो जाती है तो वो बिगुल बचने का आदेश देंगे। ये उनका एक इशारा होगा कि अफजल खां के सैनिकों पर टूट पड़े। परमानंद अपनी किताब शिव बारात में लिखते हैं कि उस दिन शिवाजी ने सफेद रंग का जामा पहना। उनके मुकुट के नीचे एक लोहे की टोपी छिपी हुई थी। उनके पास एक तेज कटार बिछी हुई जो कि उनकी दाहिनी आस्तीन में छिपी हुई थी। उनके बाएं हाथ में बाघ नाक छिपा हुआ था। उनके साथ उनके दो विश्वत सैनिक जीवा महल और संभाजी काबजी थे। जब अफजल खां मुलाकात के लिए चला तो उनके साथ 1000 सैनिक चल रहे थे, लेकिन शिवाजी के दूत पतंजी पंत बेकिल ने उनसे जाकर के कहा कि अगर शिवाजी इतने सारे सैनिकों को देखेंगे तो वो किले में वापस चले जाएंगे और दोनों की मुलाकात नहीं हो सकेगी। अफजल खां ने अपने सैनिकों को वहीं रुकने के लिए कहा और अपने साथ 10 साथी हथियारबंद सैनिकों को लेकर के शिवाजी से मिलने के लिए आगे बढ़ गया। शिवाजी ने अफजल खां को कैसे मारा, इस मुलाकात का विवरण देते हुए जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि अफजल खां ने शिवाजी को देखते ही उन्हें गले लगाने के लिए अपनी बाहें आगे बढ़ाई। जैसे ही दोनों गले मिले, शिवाजी अचानक परेशान हो गए क्योंकि अफजल खां ने अचानक उनके गले को अपनी बाहों में जकड़ लिया और कटार से उन पर हमला किया। हालांकि ये सब अचानक हुआ था, लेकिन शिवाजी ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए अफजल खां की कमर को जकड़ लिया और उसके पेट में अपना बाघ नाक भोंक दिया। अपने दाहिने हाथ से उन्होंने अफजल खां पर अपने छिपे हुए प्रहार किया। अफजल खां ने चिल्ला करके कहा, इसने मुझ पर हमला किया, इसे फौरन मार डालो। सबसे पहले अफजल खां की मदद के लिए उसका दूत कुलकर्णी आया। अगले ही क्षण अफजल खां के साथ आए 2 सैनिकों से एक साइद बंदा ने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जीवा महल ने उसे मार दिया। कुछ लोगों का कहना है कि शिवाजी ने अपनी तलवार से अफजल खां का सिर कलम कर दिया, लेकिन कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि घायल अफजल खां अंगरक्षकों ने उसे एक पलकी पर बिठाया। शिवाजी के सैनिकों ने उसका पीछा किया। पहले उन्होंने पलकी उठाने वाले के पैर काटे और फिर उसमें सवार अफजल खां को मार दिया। इस पूरी घटना से अफजल खां के साथ आए सैनिक भौचक्के रह गए। इस हमले में अफजल खां का भतीजा रहीम खां भी मारा गया। तभी शिवाजी के साथियों ने बिगुल बचा दिया। जंगलों में छिपे शिवाजी के सैनिक बाहर निकल आए और दहशतशाही सैनिकों ने भागने की कोशिश की। कुछ ने मुकाबला भी किया, लेकिन उनमें चारों ओर से उन्हें घेर लिया गया। इसमें कुल जो सैनिक मारे गए वो 300 थे। जब से औरंगजेब मुगल साम्राज्य बने थे, शिवाजी उनकी राह में कांटा बन गए थे। उन्होंने सबसे पहले 1657 में सीधे औरंगजेब का विरोध किया, जब वो शहंशाह के दक्षिण अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। तब औरंगजेब के बीच में ही अपना दक्षिण अभियान छोड़ करके मध्य भारत के लिए रवाना हो गए थे, ताकि वो मुगल ताज की लड़ाई लड़ सकें। शिवाजी छापामार लड़ाई में बड़ी मुगल सेना में से कहीं अधिक परंगत थे। अप्रैल 1663 में उन्होंने पुणे में औरंगजेब के मामा शाहिस्ता खां के घर पर रात में घुस करके उनकी कई पत्नियों बेटों की हत्या कर दी थी। शाहिस्ता खां को औरंगजेब ने दक्षिण में अपना वायरस नियुक्त किया था और वो पुणे में लाल महल में रह रहा था, जहां शिवाजी ने अपना बचपन बिताया था। कृष्ण आनंद साथ शिवाजी की जीवनी में लिखते हैं, वो राम जनक का 6ठा दिन था। शाइस्ता खां के खामसाने रोज अफ्तार करने के बाद सोने जा चुके थे। कुछ खामसान जाग करके सुबह की तैयारियां कर रहे थे। शिवाजी और उनके साथियों ने बिना शोर मचाए उन खानसामों को मौत के घाट उतार दिया। जब शिवाजी शाइस्ता खां के शयन कक्ष में पहुंचे तो वहां मौजूद महिलाओं ने शोर मचा दिया। इससे पहले कि शाइस्ता खां का हाथ अपने हथियारों पर पहुंच पाता, शिवाजी ने तलवार निकाल करके उसके अंगूठे में वार किया और उसका अंगूठा कट गया
औरंगजेब ने नाराज होकर के शाइस्ता खां का तबादला कर दिया वहां से, और तभी महिलाओं ने कमरे में जल रहे लैंप को बुझा दिया। जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि अंधेरे में 2 मराठा सैनिक पानी की एक टंकी से जाकर के टकराए और उसी अफरा तफरी में शाइस्ता खां की गुलाम औरतों ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। शाइस्ता खां की मदद के लिए सबसे पहले उसका लड़का अब्दुल फात खां सामने आया। उसने 2 या 3 मराठा सैनिकों को जान से मार दिया, लेकिन उसके बाद मराठा सैनिकों ने उसे मार दिया। इससे पहले कि शाइस्ता खां के सैनिक समझ पाते कि माजरा क्या है, शिवाजी वहां से तुरंत जगह छोड़ दी निकल गए। इस पूरे अभियान में सिर्फ 6 मराठा सैनिक मारे गए, जबकि 40 सैनिक घायल हुए, जबकि उन्होंने शाइस्ता खां के बेटे, उसके 40 सहायकों, 6 पत्नियों, गुलाम औरतों को मार कर खुद शाइस्ता खां को भी घायल किया था, उसका अंगूठा काट दिया था। इस घटना के बाद शिवाजी की ख्याति पूरे इलाके में फैल गई। जब औरंगजेब को इसकी खबर मिली तो उसने इसके लिए शाइस्ता खां की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। वो शाइस्ता खां से इतना नाराज हुआ कि उसने उसका तबादला कर दिया बंगाल। जयसिंह के बार बार अनुरोध करने पर भी शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा जाने के लिए तैयार हो गए। औरंगजेब दरबार में शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। जब शिवाजी ने चिल्लाकर इसका विरोध किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ वहां से निकलकर भागने में सफल हो गए। एंट्री ट्रेस्के औरंगजेब की जीवनी औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखते हैं, इस बात की बहुत ही संभावना है कि शिवाजी उन सैनिकों को रिश्वत देकर के निकलने में सफल रहे होंगे। उनकी निगरानी के लिए लगाया गया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो उन बड़ी जो टोकरियों में बैठ करके निकल भागे जिनमें कि ब्राह्मणों के लिए दान का सामान भिजवाया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने साधुओं का वेश बना करके पैदल चलते हुए अपने राज पहुंच गए। शिवाजी की एक बड़ी उपलब्धि थी अपने सैनिकों का बेड़ा बनाना। अपने समकालीन लोगों में वो अकेले राजा थे जिन्होंने समुद्री सेना की महत्ता को पहचाना था और इस बारे में अपनी राजनीति और रणनीति दृष्टि को जग जाहिर किया। सभी विदेशी समुद्री जो शक्तियां थी, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच, उनके साथ अपनी समुद्री जानकारी बांटना नहीं चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद शिवाजी अपनी नौसेना स्थापित करके सफल रहे उसमें, और जमाने को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। 16 वर्ष की आयु में जब शिवाजी ने अपने पिता की जागीर प्रशासक के रूप में आदेश जारी करना शुरू किया तो उन्होंने जो भाषा चुनी वो थी संस्कृति। उनकी मोहर भी संस्कृति में होती थी। ये एक बहुत बड़े परिवर्तन था उस समय का, क्योंकि उससे पहले उनके पिता शाहजी, माता जीजाबाई और उनके एजेंट दादोजी और यहाँ तक कि मुस्लिम राज्यों के हिंदू प्रमुख जैसे कि प्रताप रूदी और कपाया नायक, सभी की जो मोहरें हुआ करती थी वो सभी फारसी में हुआ करती थी। वो अपने आप को सुल्तान कहलवाना पसंद करते थे। शिवाजी की राजनीतिक दर्शन में हिंदुत्व की पहली झलक यहीं से मिलती है। सेना को अपना जनता को तंग न करने के आदेश, जो कि सख्त आदेश दिए थे शिवाजी ने, अपनी जनता का बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने अपनी सेना को सख्त आदेश दिए थे कि आम किसानों की धरती से बिना पैसे दिए कुछ भी नहीं लिया जाए। वैभव पुरेदरे लिखते हैं, अपनी सेना को शिवाजी के लिखित आदेश थे कि खेतों की एक घास तक को न छुआ जाए, ताकत के बल पर अनाज का एक दाना भी न उठाया जाए। जिन सैनिकों ने उनके आदेश की आज्ञा का पालन नहीं किया, उन्हें तंग किया किसानों को, उन्हें बतौर उसके खिलाफ सजा दी गई। शिवाजी ने अपने नाम से पहले छत्रपति जुड़वाया। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉडर्न रिव्यू में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि शिवाजी एक हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। सेना में मुसलमानों को भी वो बहुत महत्वपूर्ण पद दिया करते थे, लेकिन उनका हिंदू राज हिंदुओं गैर हिंदुओं दोनों के लिए था। वैभव पुरेदरे लिखते हैं, उनकी सोच समावेशी थी। वो हिंदू और मुसलमान एक जैसा समझते थे। वो धर्म के आधार पर भेदभाव को घिनौना, अनैतिक,
अस्वीकार मानते थे। उनकी सेना में मराठे और दूसरे हिंदुओं की तरह ही मुसलमानों को भी शामिल किया जाता था। उनकी नौसेना के 2 अलग अधिकारी दया सरंग तेजवी और दौलत खां जो कि मुसलमान थे, उनके एक और आला सैनिक अफसर नूर बेग थे जो कि मुसलमान थे। सुरेंद्र नाथ सेन ने अपनी किताब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मराठा में लिखते हैं, शिवाजी ने अपने सलाहकारों के विरोध के बावजूद 700 पठानों को अपनी सेना में शामिल किया था। उनके सिर्फ एक सहयोगी गोमत जी ने, नायक पंसबल ने उनके इस फैसले का समर्थन किया था। शिवाजी के कटु आलोचक मुगल इतिहासकार खांची ने भी लिखा, इस रूप में स्वीकार किया कि शिवाजी ने अपने सैनिकों को निर्देश दिए थे कि वो जहाँ भी मुसलमानों का धर्म ग्रंथ कुरान देखें, सबसे अधिक उसका सम्मान करें। महिलाओं का सम्मान। सेतु माधवराव पागाड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं कि अपने शासन के हिंदू स्वरूप के बावजूद शिवाजी ने हमेशा धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। उन्होंने अपने सैनिकों अनुयायियों को निर्देश दिए कि मुस्लिम महिलाओं संतों का सम्मान करें। उन्हें अपने क्षेत्र में पिछले शासकों द्वारा इमामों, मस्जिदों, मज़ारों को दिए जाने वाले अनुदानों को भी उन्होंने अपने राज्य में भी जारी रखा। शिवाजी के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि एक बार उनके सेनापति आवाजी सोनेदेव ने मुल्ला अहमद की आकर्षक पुत्रवधू को पकड़ करके शिवाजी के हवाले कर दिया। जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी ने उस महिला से न सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि उसे वापस घर भिजवाया। चलते चलते शिवाजी ने उस महिला से कहा था, काश मेरी माँ भी आपकी जैसी ही सुंदर होती तो मैं भी आपकी तरह ही आकर्षक दिखता। एक और लड़ाई में जिसका नेतृत्व शिवाजी खुद कर रहे थे, बीजापुर के किला प्रमुख केसरी सिंह मारे गए। जब शिवाजी किले के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि केसरी सिंह की बुजुर्ग माँ और उनके 2 बच्चे डर से थर-थर काँप रहे थे। शिवाजी ने उनकी माँ के पैर छुए और उनके अपने सैनिकों की देखरेख में पालकी में उन्हें उनके शहर देवगांव भिजवाया। शिवाजी के आदेश पर केसरी सिंह और की जो लड़ाई में मारे गए अन्य लोग थे, उन्हें पूरी रीति रिवाज के साथ उन्हें दफनाया गया। औरंगजेब को दक्षिण में रहने के लिए मजबूर कर दिया था शिवाजी ने। ऊपरी तौर पर औरंगजेब ने शिवाजी के लिए चाहे कितने ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन उन्होंने शांता खां के लज्जित होने के बाद जय सिंह से स्वीकार किया था कि हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि उन्हें खुद दक्षिण में जाना पड़ेगा। आगरा से शिवाजी के बीच निकलने, सूरत पर उनके दूसरे हमले और 23 किलो पर दोबारा कब्जा किए जाने के बाद औरंगजेब के पास दक्षिण कूच करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। 1674 में शिवाजी ने अपने आप को एक स्वतंत्र राज घोषित कर दिया था। स्वतंत्र राज का राजा घोषित कर दिया था। सिर्फ 50 साल की उम्र में शिवाजी का निधन हो गया था, लेकिन इससे पहले उन्होंने औरंगजेब को मजबूर कर दिया था कि वो दक्षिण में अपने घटते हुए असर को दोबारा पाने के लिए वहाँ मार्च करे और पूरे 25 साल यानी कि मौत तक वो वापस उत्तर की राजधानी में न लौट सके। ये थी शिवाजी की राजनीति की, जो कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने एक साम्राज्य और एक हिंदू राजा बने। किस तरह से उन्होंने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए।